तो अगर हम किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास स्मॉल m है सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो माइनस जी एम वन टू आर में क्या होगा, m1 हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, m2 हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल और r हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे बात कर रहे हैं। अब हमारे जो फॉर्मूला जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े थे वो मॉडिफाई होने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि अब हमें मालूम है कि g में वेरिएशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन होता है विद द वैल्यू ऑफ विद द चेंज इन हाइट और विद डेप्थ और शेप। तो देखिए एक क्वेश्चन हमें कहा गया कि एक पार्टिकल है उसको हमने प्रोजेक्ट किया स्पीड v से, ऑर्डर है किलोमीटर पर सेकंड का, तो मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा है। तो अब अगर ये हमारा क्वेश्चन होता मोशन अंडर ग्रेविटी का तो हम क्या कहते कि हमारी हाइट जो है वो कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट तक जाना है तो h बराबर वी स्क्वायर बाय 2g या v बराबर रूट 2gh। लेकिन अब कहानी बदल गई है क्योंकि हमें मालूम है कि अब mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, mgh अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है, क्योंकि g का जो वेरिएशन है मैंने आपको बताया था। तो यहाँ जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ और आएगा v का। अगर ऐसा दिया जाए कि h बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से तो आप पुराने वाले फॉर्मूले से ही काम चला सकते हैं कि v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। उस केस में आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले सकते। ग्रेविटेशन का मतलब ही यही है कि इस चैप्टर में हमें अर्थ का जो फील्ड है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उन सबको कंसिडर करना है। अब हम बात करते हैं एस्केप एनर्जी की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेगेटिव एनर्जी ये बताती है कि आपका जो पार्टिकल है वो बाउंड है, तो आपकी एस्केप एनर्जी क्या होगी। तो जैसा कि हमने कहा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर है, तो नेगेटिव एनर्जी ये बता रही है कि वो बाउंडेड है। अगर इसी एनर्जी को आप पॉजिटिव कर दोगे तो वो पार्टिकल स्किप कर जाएगा आपके ग्रेविटेशनल फील्ड से और इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एस्केप एनर्जी एग्जैक्टली उतनी होगी जितनी नेगेटिव ऑफ जीपीई है, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव बना दो तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एस्केप एनर्जी बन जाएगी। और यही कंसेप्ट आपका फिजिक्स में अलग अलग जगह पर बार बार आता है, जैसे कि आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के केस में भी ये देखा है, सब जगह आपने ये देखा है कि आपको अगर एस्केप करवाना है तो आपको जितनी, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने ये चीज़ देखी है। तो हम ये चीज़ कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं कि बाउंडेड सिस्टम में जो आपकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर उतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दी जाए, जैसे वहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ा था, तो वो क्या था, वो एनर्जी जो कि आपके फॉर्मेशन के टाइम रिलीज़ हो गई। तो ये भी आपकी नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही है, तो आप इसको पॉजिटिव कर दीजिए, वो रिलीज़ हो जाएगा। अब जैसे हमने वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो दूसरा स्केलर फंक्शन है जिसकी हम बात करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डेफिनेशन वही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, मतलब वर्क डन पर यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, एनर्जी नहीं। एनर्जी के केस में तो वर्क डन ही आता है, तो वर्क डन पर यूनिट मास। तो ये कितना हो जाएगा, तो वर्क डन का वैल्यू कितना था, माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो यहाँ डिवाइड बाय एम कर दिया तो क्या बचेगा, माइनस जी एम बाय आर। जैसे वहाँ पे आपने देखा था कि आपके पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है, वैसे ही आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में भी रिलेशन है। इन्फिनिटी में हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल दोनों को ही क्या मानते हैं, ज़ीरो। तो अब हम इस रिलेशन को यूज़ करके, जो कि आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में है, कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि शेल ऑफ मास एम और रेडियस आर, तो इसके लिए हमने देखा था कि हमारा जो फील्ड था, फील्ड इंटेंसिटी था, वो क्या था। अगर आपकी शेल है तो शेल में आपको मालूम है कि अंदर आपकी फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो। मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पर। यहाँ नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, पर बोलेंगे तो ऐसे ही कि मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पर। उसके बाद जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, 1/r² से। पोटेंशियल के केस में क्या होगा, तो हमें मालूम है कि अगर सरफेस तक वो ज़ीरो है, सरफेस पर आकर ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, सेंटर से लेके सरफेस तक कोई वैल्यू नहीं है फील्ड इंटेंसिटी की, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, ये 1/r से डिक्रीज़ होगा,
ये 1/r से डिक्रीज, ये 1/r² से फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा तो ये 1/r से डिक्रीज होगा। ठीक है, सेम ग्राफ हमने कहाँ देखा था, इलेक्ट्रोस्टैट में। अगर यूनिफॉर्म स्फीयर है तो क्या होगा, तो जैसे अर्थ है ऐसा अगर यूनिफॉर्म स्फीयर हो तो हमें मालूम है सेंटर से लेके सरफेस तक तो हमारी फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है और उसके बाद 1/r से डिक्रीज होती है। तो इसके लिए हमारा ग्राफ कैसा होता है, सेंटर से लेके सरफेस तक के लिए पैराबोलिक, फिर पार्ट ऑफ इट स्ट्रेट लाइन टाइप, और फिर ये क्या हो गया, हाइपरबोलिक। सेम ग्राफ हमने कहाँ देखा था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इनसाइड यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है -gm/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। और सरफेस पे हमारा पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, सेंटर पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 3/2 ऑफ सरफेस, क्योंकि उस केस में हम r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। तो हमें मिल जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। फिर कंसेप्ट आता है एस्केप वेलोसिटी का। व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी, तो जैसे एस्केप एनर्जी है उसी से हमने क्या निकाला है, एस्केप वेलोसिटी निकाला है। कैसे, अगर हमें ये मालूम है कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्किप करने के लिए और इन्फिनिटी तक जाने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिली, काइनेटिक की फॉर्म में। यानी आपने किसी बॉडी को वी वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी से फेंका तो उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली विच इज़ इक्विवेलेंट टू योर एस्केप एनर्जी। तो यहाँ से आपकी एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gme/re। यहाँ मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी किस लिए निकाल रहे हैं, अर्थ के लिए। इसके अलावा दो और फॉर्मूले हैं विच आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल G एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। यहाँ वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो एस्केप वेलोसिटी है वो आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी चींटी को भी फेंकना होगा तो भी 11.2, हाथी को भी फेंकना होगा तो भी 11.2, और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन का भी कोई मैटर नहीं है। ये वेलोसिटी दे दी तो वो आपके ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं, जैसे 3 सॉलिड स्फीयर्स हैं, मास m है, रेडियस r है, कॉन्टैक्ट में रखा है। पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताओ, तो तरीका वही है, ये 1, ये 2, ये 3। तो पहले तो 1 की प्रेजेंस में हम लाए 2 को, तो पोटेंशियल एनर्जी -gm1m2/r, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। फिर किसको लाए 1 की प्रेजेंस में, अब 1 और 2 आ गए, 1 और 2 की प्रेजेंस में किसको लाए, 3 को, तो एक हो गया -gm²/2r। ये तो 1 और 3 की इंटरेक्शन एनर्जी हो गई। 2 और 3 की भी कितनी होगी, -gm²/2r। तो टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, -3gm²/2r। फिर अगले क्वेश्चन में कहा है वेलोसिटी दिया है एक ऑब्जेक्ट को फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, वो n टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी है। तो हमसे पूछा है कि रेसिडुअल वेलोसिटी एट इन्फिनिटी क्या होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम एस्केप वेलोसिटी देते हैं तो कितनी एनर्जी उसको मिलती है, gmm/r। अब ये कह रहा है कि हमने उसको दी है वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ एस्केप, तो उस केस में क्या होगा। तो एस्केप वेलोसिटी से n टाइम देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, n² ½ mve²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n² gmm/r। तो इतनी एनर्जी हमने उसको देके भेजा है, और उसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, केवल gmm/r। तो कितनी बचेगी उसके पास, n² -1 gmm/r। ये एनर्जी उसके पास बचेगी। यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हो, gmm/r को, तो इसको मैंने बताया था, आप लिख सकते हो ½ mve²। हमसे पूछा है एनर्जी कितनी बचेगी, तो ½ mv²। मान लेते हैं कि वेलोसिटी एट इन्फिनिटी कितनी है, v। रेसिडुअल नहीं समझ में आया भाई, देखिए हमने उसको वेलोसिटी कितनी दी, n टाइम्स ऑफ एस्केप दी। तो n टाइम्स ऑफ एस्केप देने का मतलब हमने n² टाइम्स ऑफ क्या दिया है, यहाँ पे हमारा एस्केप एनर्जी जो था उससे n² टाइम्स हमने उसको एनर्जी दी है। तो हमारी एस्केप एनर्जी जो थी वो तो gmm/r थी, हमारे पास n² टाइम्स ज़्यादा है,
तो जो डिफरेंस है वही तो हमको मिलेगा इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे इसको बराबर कर दिया इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर क्या बचेगा, वी ई अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। तो इतनी वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा वो इन्फिनिटी पर। फिर अगले क्वेश्चन में हमको दिया है कि मास है 6 इंटू 10⁻⁴, मास ऑफ 6 इंटू 10⁻⁴ kg। मास ऑफ अर्थ दिया है, ये मास ऑफ अर्थ के बराबर है। इसको कंप्रेस किया है एक ऐसे स्फीयर में कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाए, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमको। हमें एस्केप वेलोसिटी कहा है 3 इंटू 10⁸ होनी चाहिए। तो बताओ कितना कंप्रेस करोगे आप कि वो जो रेडियस है वो इतनी हो कि आपको एस्केप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा चाहिए हो। तो हमें मालूम है एस्केप का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 2gm बाय आर ई। अब आर ई की जगह केवल आर रह जाएगा क्योंकि हमें नया रेडियस चाहिए। अब हमारी एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए 3 इंटू 10⁸ है, ना कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 2gme अपॉन 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा कितना, 9 मिलीमीटर। तो ये तो ब्लैक होल जैसा हो गया कि आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए। इनफैक्ट मानते तो स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं एस्केप कर पाती। तो आप अगर अर्थ के पूरे मास को 9 मिलीमीटर रेडियस के स्फीयर में कंप्रेस कर दो तो फिर आपकी एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।